हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं करना। हम लोग सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिग इन करने से पहले 360 डिग्री जो एक होलिस्टिक व्यू हमें इकोनॉमिक सर्वे का चाहिए होता है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उससे पहले दोस्तों लेकिन हम लोग छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को हर एक चैप्टर से पकड़ेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में कॉम्प्रिहेंसिवली अगर किसी चैप्टर के बारे में बात करी गई है तो सबसे पहले हर एक चैप्टर में हम ये जानते हैं कि उसकी समरी क्या है, उसका समराइज वर्जन जानेंगे। हम लोग सोर्स के तौर पर पकड़ेंगे विजन आईएएस को। विजन आईएएस के सबसे पहले हाइलाइट्स को जानते हैं जो कि उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से रिलीज़ करे हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विजन आईएएस की समरी को देखेंगे। आपको किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। लेक्चर 1 अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग गेन करने के बाद लेक्चर 2 की तरफ प्रोसीड करना है। इकोनॉमिक सर्वे को एकदम से बीच में मत देखना, वरना आपका लॉस हो सकता है आपका फ्लो टूट जाए या अगर आपको समझ में ना आए। तो आपको इन सभी लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की। इसमें हम ये जानेंगे कि पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म करा साल 2022 में, और जीडीपी के जो फोरकास्ट हैं आने वाले सालों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में हमारी इकोनॉमी कोविड से रिकवर हुई है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्टअप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के और हमारी सरकारी संस्थाओं के क्या कहना है कि ये जीडीपी का फोरकास्ट जो है आने वाले सालों के लिए, यानी कि साल 2023, 24, 25, 26 कहाँ तक जा सकता है, क्या होगा आने वाले टाइम में इकोनॉमी का, और पिछले साल ट्रेंड कैसा रहा हमारी इकोनॉमी का, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म करा। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में। तो चलिए इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हम लोग इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले एक बारी हर एक चैप्टर की छोटी छोटी समराइज वर्जन की बातें कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता लग जाए कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर हमें प्रोसीड कैसे करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी करने के लिए, मतलब अगर आप उसका ज़्यादा रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी की स्टैटिक पोर्शन पर कमांड अच्छे से बनाना ज़रूरी है। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स आपका प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, जो कि स्टैटिक पोर्शन होता है जिसके अंदर आपको पता है कि जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बुक्स प्रिपेयर करते हो, तो वो आपका एक बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड वर्जन में कवर होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तभी आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और पीटी 365 काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अपने इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट को, स्टैटिक पोर्शन को काफ़ी मजबूत करके चलिए, ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँ। लेकिन हमारे लेक्चर में मैं ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करने की कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इसको पढ़ते हुए मज़ा आए, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इंश्योर करेंगे इन लेक्चर्स में। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। थैंक यू। चलो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया, ये इकोनॉमिक सर्वे का अभी एक हाईलाइट डॉक्यूमेंट आया हुआ है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे की जो कॉम्प्रिहेंसिव समरी जो विजन आईएएस निकालता है, ये अभी वो नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि बड़े समंदर में कूदने से पहले हमें छोटे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो हम उसमें ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े समंदर की कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, वहाँ हम खो सकते हैं, भटक सकते हैं, या फिर हम डर कर हो सकता है कि आधी जर्नी से वापस आ जाएं। इकोनॉमिक सर्वे भी दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ होती है कि लोग इसको हर साल एक एक्साइटमेंट के साथ शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी का बेस अच्छा नहीं होता तो वो फिर छोड़ देते हैं इसको करते करते। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को मैं एक चीज़ स्टार्ट करवाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आपसे करना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे कई लोग ये पूछते हैं कि कब तक चलना चाहिए कैंडिडेट का। देखो, प्रीलिम से पहले एक बार खत्म हो जाना चाहिए सबका। मेन से पहले इसकी जिस्ट आपके पास एक होनी चाहिए, खुद के नोट जिसको आप कोट करोगे जीएस पेपर 2 के अंदर
इंटरव्यू रूम में, और जीएस पेपर 3 तो है ही इसके लिए, ठीक है। और अपने इंटरव्यू में जाने से पहले जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे उस साल का होता है, सपोज करो आपने किसी साल का मेंस क्लियर कर लिया और आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अब आप कहोगे कि मैंने अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, और आपका इंटरव्यू मान लो पड़ जाता है मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, और तब तक नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया, तो क्या करें? कोई बात नहीं, पहले वाला तो अच्छे से पढ़ रखा था, तभी तो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो गया है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे क्लियर नहीं होता, लेकिन आपने वो पढ़कर गए होगे, सीरियस एस्पिरेंट हो, तभी तो आप इंटरव्यू रूम तक पहुंच रहे हो। अब इंटरव्यू मान लो आपका मार्च में है या अप्रैल में है, तो फरवरी 31 जनवरी को निकल गया, यानी कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आपके पास है, तो आपको दोनों इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं। अब आप कहोगे ये प्रेशर वाली बात नहीं है क्या? प्रेशर वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मान लो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसके 2 वॉल्यूम्स निकलते थे, इस साल एक ही वॉल्यूम आया है इसका, तो आपको ये भी, आप इस चीज़ से सुनिश्चित रहो। और अगले साल मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ज़्यादातर हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स जो हैं या फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024। कोर टारगेट सबका 2024 ही है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं पर्सनली, चाहे वो यूट्यूब से चाहे फाउंडेशन कोर्स हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे आपको इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा। और 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको क्या होगा कि 2 साल के इकोनॉमिक सर्वे, 2 बार के बजट एंड 2 बार के पीटी 365 जो है, उसके बाद सिर्फ आप अपने स्टैटिक पोर्शन पर कमांड अगर बना लो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता एक सिंसियर स्टूडेंट का जर्नी जो है इंटरव्यू रूम तक तो उसने पहुंच ही जाना है पक्का। मुझे नहीं लगता कि वो रुक सकता है या उसका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। मैं अगेन वो बात कर रहा हूं कि जो अपनी प्रिपरेशन में सीरियस है, जिसको इंस्टाग्राम भी चलाना है, गर्लफ्रेंड भी संभालनी है, घूमना भी है, फ़ोन पे घंटों बात करने का टाइम भी है, तो ऐसे लोग प्रीलिम्स या मेंस के दरवाजे को बस छू कर आ जाते हैं और ज़िंदगी भर बस इसी चीज़ के गुणगान गाते रहते हैं दूसरों के सामने कि हमने एक बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करा था, एक बार यूपीएससी के मेंस तक पहुंचे थे या इंटरव्यू तक पहुंचे थे। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम कबाड़ी ही हो, तुम चाहे कहीं तक भी पहुंच रखे हो, ठीक है। तो अपने आप को कबाड़ी मत बनने देना, अपने आप को गोल्ड बनाओ, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसा कि मैं आपसे बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, समंदर की कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत वास्ट है, ओशन की तरह होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ आपकी इंश्योर करने की कोशिश करूँगा, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ भी नहीं रखी है ना, तब भी आपकी पूरी की पूरी इससे इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, नेशनल इनकम का चैप्टर हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पूरी इससे रिवाइज होने के साथ साथ खत्म भी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ना टर्म्स को डिकोड करते हैं। टर्म्स को इस प्रकार से डिकोड करते हैं, आप में से जितने फाउंडेशन कोर्स के दोस्तों आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप लोग तो पहली बार अटेंड कर रहे होगे लाइफ में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा, कोठे पे जाने से पहले ना नचनिया के बारे में जान लेना चाहिए हमें कि उसकी थिरकन क्या है, उसकी चितवन क्या है, ठीक है, कि हमें कितना मनोरंजन मिलेगा जब वो नाच करेगी हमारे सामने। सवाल ये उठता है, इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है, इसकी पहले टर्म को डिकोड करना जरूरी है हमारे लिए। यार अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए इतना बवाल मच जाता है बजट से एक दिन पहले, हर जगह यूट्यूब पे वीडियोस, ये वो ये सब, ये डॉक्यूमेंट हर कोई करवा लेगा। आप मुझसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो, इसका कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन पढ़ लो, रियल पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, ये तो हर कोई करवा लेगा, चाहे जिसको इकोनॉमिक्स की फील्ड की जानकारी हो चाहे ना हो, वो फिर भी मेहनत करके हर कोई करवा लेगा। मेरा सवाल सबसे पहले ये उठता है, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले, हमारे पास और भी तो मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री है हमारी। इन सब के सर्वे क्यों नहीं निकलते हैं? आप कहोगे ठीक है एग्रीकल्चर का सर्वे निकलता है, अब मुझे तो नहीं लगता कभी उसके पीछे कोई इतना बवाल होता है, या फिर वो हर साल एक फिक्स डेट को आई जाते हैं बाकी सारे सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलता। तो मुझे बताओ इस चीज़ का आंसर, अगर आप, क्योंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे को वैसे पढ़ाने वाला हूँ। देखो, प्रीलिम्स ओरिएंटेड
मेंस ओरिएंटेड प्लस पहली बार मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में कोई एक डॉक्यूमेंट लूंगा जो कि इंटरव्यू ओरिएंटेड भी आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। शाइनी, दिस विल बी द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर 2024 इंटरव्यू। समझ गए? अगर इस बार प्रैक्टिस कर ली ना मेरे साथ मतलब इसकी के तीनों पर्सपेक्टिव से, तो 2024 वाला जो आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे, तो वो आपको इंटरव्यू रूम तक पहुंचा देगा पक्का, क्योंकि आपके पास एक कैपेबिलिटी रहेगी कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा है। और मैं ये वाली बात आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ, ठीक है, जितने भी फाउंडेशन कोर्स के लोग हैं जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं मुझे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तो अगर आप वो इंटरव्यू रूम में आपसे चेयरमैन पूछ ले, और शायद आपका तो क्वेश्चन बनता ही बनता है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स फील्ड से हो, आपका क्या आंसर होगा? वो भी तो वो क्या फालतू मिनिस्ट्री है? वो क्या फालतू मिनिस्ट्री है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एग्रीकल्चर, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के पास देखो जरा, आर्मी, आर्म फोर्सेस, पुलिस, ये कितना कुछ रहता है संभालने को भाई। अगर ये गायब हो जाए तो एक सेकंड ना लगे इस देश को टेररिस्ट कंट्री बनने में। इनके सर्वे क्यों नहीं आते हैं, या इनके सर्वे के पीछे इतनी एक्साइटमेंट क्यों नहीं, और फिक्स डेट पे क्यों नहीं निकलते? बजट से एक दिन पहले ये टेबल हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, बाकी सर्वों का क्या? ये मतलब मेरा सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और मिनिस्ट्री के सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है इतने? सोच के देखो इस बारे में, बताओ मुझे सब लोग फटाफट। वेरी गुड। और सोचो सब लोग, बोलो। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वही तो कह रहा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? वो हो गया आंसर। वो वो हो गया। क्या? बिल्कुल, रेलवे मिनिस्ट्री का मर्ज कर दिया गया था। बिल्कुल। रेल बजट भी मर्ज हो गया वैसे, है ना? हाँ। यस। समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका और शाइनी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखो इसका आंसर यही है। इकोनॉमिक सर्वे के अगर चैप्टर्स पे कोई नज़र मारे ना, तो ये बेसिकली, आप साइंस वाइंस तो छोड़ दो, एक बार के लिए हटा दो। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे सोसाइटल एस्पेक्ट पे भी बात करता है, सोसाइटल एस्पेक्ट पे भी बात करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बात करता है, ये कल्चर पे भी कई बार बात करता है, एग्रीकल्चर पे बात करता है, जो ईवीएस होती है मतलब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उस पर भी बात करता है। ठीक है। और बेसिकली, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका आंसर किस चीज़ में छुपा हुआ है? समाज, विज्ञान, कला, खेती बाड़ी और पर्यावरण। सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एवरीथिंग, everything in the economy is connected with the matter of ultimately national economy। मानते हो इस चीज को? इन सब चीज के लिए प्लानिंग जरूरी है, और प्लानिंग के लिए हमेशा, जब देश पे कभी भी प्लानिंग होती है ना, देश के लेवल पे, दोस्तों थ्योरेटिकल प्लानिंग कभी नहीं होती। हर एक प्लानिंग के साथ एक पैसे का पहलू जुड़ा होता है। छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, मान लो कि एक देश में एक चीज चल रही है कि गली गली में हम लोग एक महिला पुलिस ऑफिसर खड़ी करवाएंगे, और हर एक गली में हिंदुस्तान का, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो प्लेट्यू इलाका हो, चाहे वो प्लेन इलाका हो, चाहे वो कोस्टल इलाका हो, हर जगह पर कैमरे लगेंगे। ये वाली बात बोलने से और दिल में एक एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छाई होने से पूरी नहीं हो जाएगी, इसके लिए पैसा लगेगा। इससे सोसाइटल पर्पस सर्व हो रहा है, लेकिन पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए इसके लिए, बताओ? बिल्कुल चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये सभी टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। लोगों की गलत धारणा ये है कि इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बात करता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है सर्वे को, तो पता ही नहीं रहेगा ना। आप बाहर से किसी चीज को देख रहे हो तो आपको क्या पता उसके अंदर क्या है? बात ही है ना। दृश्यम मूवी चल रही है, आप बैठे ही बीच में से उसको देखने, तो आपको क्या समझ में आएगी? ठीक है, ये चीज है। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली ये है। अब लेकिन बात अभी भी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। हमें इन टर्म्स को डिकोड करना है, समझना है, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे है क्या।
ये तो जान लिया कि इसकी रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सारे के सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके डिपार्टमेंट्स वगैरह, या उसके टॉपिक्स कह लो, डिपार्टमेंट्स नहीं बोलना चाहिए, उसके टॉपिक्स के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरीके से गहराई से बात होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, समझते हैं पहले इसको, इस टर्म को समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे जो है बेसिकली इंडिया की, हमारा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि हम इंडिया स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं इसलिए, इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देता है हमें कि भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का दोस्तों मतलब होता है एक पाथ या फिर एक रूट, एक पाथ या फिर एक रूट, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है। यानी कि ध्यान से समझना, इकोनॉमी एक कैसे रास्ते पर चलती हुई अभी तक आई है, ये रास्ता है इकोनॉमी का, और मान लो ये रास्ता होते होते 2023 आ गया, अब इकोनॉमी क्या रास्ता लेने वाली है। यानी कि पास्ट से लेकर फ्यूचर तक जाते हुए ये पूरी की पूरी मैंने क्या बनाई है, ट्रेजेक्ट्री तो है, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ या फिर रूट। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक सर्वे एज अ डॉक्यूमेंट एक एनालिसिस प्रेजेंट करता है हम लोग के सामने कि अच्छा, अब ये जो पाथ है, ये जो रूट है, ये किन किन कारणों से डिसाइड होता है। पास्ट परफॉर्मेंस जो रही है उसके पीछे कुछ ना, हमारी इकोनॉमी पास्ट में जैसी रही है कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे ना, फ्यूचर में जैसी होगी तो हमारा कुछ ना कुछ तो अनुमान है ना। तो वो कुछ ना कुछ की डेफिनेशन क्या होती है, वो कुछ ना कुछ की डेफिनेशन है दुनिया और दूसरे देश क्या उम्मीदें रख रहे हैं हमारे देश के प्रति। पूरी दुनिया और उस दुनिया में आने वाले देश हमारे देश के प्रति क्या नजरिया है उनका, हम लोग कितना फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खेती बाड़ी की ग्रोथ पे। खेती बाड़ी की ग्रोथ देख रहे हो, स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रखा है इस बात को कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके लिए बेसिक नेसेसिटीज में सबसे पहले जरूरी होता है खाना। तो एग्रीकल्चर को अगर सजकर संवार कर अगर अच्छे से नहीं रखा ना, तो ये हाथों से निकल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है इकोनॉमी का। उसके बाद लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज। और इस बार का इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बेहतरीन आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट करेगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं हाइलाइट्स है, लेकिन हाइलाइट्स पे भी मैं इतना फोकस इसलिए कर पा रहा हूं, मैं आपको कल को समंदर में जो आप उतरोगे नाव लेकर, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सामने समंदर में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ स्विमिंग पूल में तैरा है, मैं इसलिए हाइलाइट्स को लेकर चल रहा हूं। मतलब मेरा कोई मतलब ही नहीं था, जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आता मैं समरी लेकर पूरा शुरू हो जाता बोलना, लेकिन एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि अच्छा जब ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट निकलेगा तो मैं इसका ट्रेलर देख चुका हूं, इसलिए मैंने थंबनेल में भी ये लगा रखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ठीक है, हाँ, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ना दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स। इनमें से दो तो हम शायद नहीं जानते ही हैं, है ना, जिसके बारे में हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड और एक रोबोटिक्स। इसके अंदर ना आप लोग एक चीज ऐड कर लेना, वैसे डोंट वरी, हाईलाइट से आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, ये सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं, समंदर में जाने से पहले समंदर का एक पूरा नजरिया देने का एक मेरा पर्सपेक्टिव है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक चीज बताऊं मैं आपको। अभी एक ना चीज आई है, चैट जीपीटी, सुना होगा आपने शायद से इसके बारे में। इससे जो भी आप पूछो ना ये आंसर दे देता है। अभी मैं यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख रहा था तो वो इससे पूछ रहा था, वो ट्रेडर था, कि चैट जीपीटी सजेस्ट मी बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो उसने आंसर दिए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 11 दिए इसने आंसर ऐसे करके, और कह रहे ये बहुत ज्यादा धंधा खत्म कर देगा इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर। और बात बताऊं मैं आपको, हमारा जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसको जोड़ दिया जाए अगर हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ या न्यूरॉन सिस्टम के साथ, न्यूरो ट्रांसमीटर कह लो,
इम प्रैक्टिकली मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इलॉन मस्क का एक आइडिया था, अभी थोड़ा सा उसने पेंडिंग पे डाल दिया है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर कैसे, अब मैं आप कहोगे तो आप दूसरे कंट्री की बात बताए जा रहे हो। अरे भाई बोरो तो कर सकते हैं ना आइडिया, हम भी तो अपना कुछ यूनिक बना सकते हैं। हम क्या दूसरों पे डिपेंडेंट रहे? यही तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर की ब्यूटी है जो इकोनॉमिक सर्विस के बारे में बात कर रहा है कि हम भी अपना कुछ लेकर आएंगे ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अभी मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, डोंट मतलब डू नॉट कनेक्ट दिस विद इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरॉन सिस्टम को मिलाकर एक फोन आ रहा है। अभी के लिए क्या होता है कि जैसा आप बोलते हो ना, एलेक्सा स्विच ऑन द फायर टीवी, एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है, या फिर आईफोन जिनके पास होता है, जिन बेवकूफ लोगों के पास होता है, वो क्या बोलते हैं, सिरी ये सर्च करो, वो बताओ, ऐसा बताओ, वो बताओ। अब ये क्या करेगा, जो आप सोचोगे ना, जो आप सोचोगे वो सर्च बार में लाके पटक देगा। फायदे इसके क्या है, चोरों से कबूलवाया जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा जैसा आप सोचोगे। और मजाक के तौर पर अगर लाएं, एक घर घर में हो सकता है कलेशे करवाए, किसी की शादी ना चलने दे, बड़े लेवल पे क्रिमिनल्स को बड़े बड़े पकड़वा दे, और हर एक इंसान कितना एथिकल है कितना नहीं है ये इससे पता लग जाएगा। जनरली कोई होता नहीं तो रिश्ते चलने नहीं देगा बहुत टाइम तक। और चीजें मैं अगर आपको बताऊं, देर इज अ कंसेप्ट विच आई वॉज रीडिंग अबाउट फ्यू डेज बैक इन न्यूज पेपर, या पता नहीं कहीं देखा था मैंने। अगर आप डेजर्ट इलाके में कहीं फंस जाओ जहां पर आपके पास फोन रिचार्ज करने को बैटरी ना हो, देयर आर सम कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन सच अ बैटरी कि आप उस पर सूसू कर दो और वो रिचार्ज हो जाएगा। जस्ट यूरिनेट ऑन योर फोन और ऑन योर बैटरी, वो फोन आपका रिचार्ज होएगा 100% आपकी यूरिन से। ये उन लोगों के लिए जो कि दूर दराज के आइलैंड में या कहीं पर डेजर्ट रीजन में फंस गए उनके लिए। क्या ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर काम के नहीं है क्या? हम ऐसा क्या बनाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा क्या बोला है, सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है, हम इस पर बात करेंगे। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। इन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के ऊपर पूरे साल करंट अफेयर आते रहेंगे और लोग ना, अरे वाह भारत सरकार ये लॉन्च कर रही है, अरे वाह हमारे देश में ये लॉन्च हो रहा है। अरे भाई मूर्खो, 31 जनवरी को न्यू ईयर वाले महीने में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते बैठ के, तो उसके अंदर ऑलरेडी बता रखा होता है, सरकार ने बोल दिया अब सरकार पूरे साल इसको लेकर आएगी, 365 दिन है सरकार के पास। वही चीजें करंट अफेयर बनती रहेंगी। तभी तो मैं करंट अफेयर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। यही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, सेक्टर नहीं है, सेक्टर्स हैं। हर महीने दो चार चीजें आती रहेंगी, बस लौंडे बैठ के उसके नोट्स बना रहे हैं। करंट अफेयर में आए, अरे विजन में दे रखा था, अरे हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया था, इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियलिस्ट ने इसके बारे में बात करी है। सब बकवास है, सब बकवास है। स्टैटिक कवर है तुम्हारा बेटा, सवाल ये उठता है। उसके बाद इट इज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। चलो एक बारी तारीख की बात कर लेते हैं बच्चा बन के। 1 फरवरी को आता है यूनियन बजट, तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन अगर पहले आता है तो कब आता है, 31 जनवरी को, ठीक है। कौन प्रिपेयर करता है इसे भाई? इसे प्रिपेयर करा जाता है जो इकोनॉमिक्स डिवीजन है। सबसे पहले मिनिस्ट्री बता देता हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे प्रिपेयर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी इस डिपार्टमेंट को बोलती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर ना बड़ी सारी डिविजन्स हैं, तो जो इकोनॉमिक डिवीजन है ना वो बैठ के बनाती है। तीन चीजें हो गई आपके पास। एक, इकोनॉमिक डिवीजन, ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मत समझ लेना, इकोनॉमिक डिवीजन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। इकोनॉमिक डिवीजन जो कि किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि अल्टीमेटली किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसकी अध्यक्षता में बनना है, किसकी छत्र छाया में, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन और डिकोड करते हैं जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले और जाते हैं टर्म्स में। मैं आपको कुछ और अच्छी बातें बताना चाहता हूं। और ये वाली बात ऐसा नहीं है कि ये वाला इकोनॉमिक सर्वे तो मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। आज के बाद आप लोग कहीं पर भी पूरे यूट्यूब के अंदर या किसी भी साल इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देख रहे होगे, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो हर साल आपके काम आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन से पहले वो एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जितना इसका ये कंटेंट है ना, ये गार्बेज हर कोई पढ़ा लेगा, इसकी कोई दिक्कत होती नहीं है। ये बच्चों वाला खेल है, ये हर कोई पढ़ लेगा, चाहे वो मुझसे पढ़े, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले।
मैं लेकिन आपको कंटेंट से हटकर कुछ और बातें बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, सवाल ये उठता है, लौंडे लौंडियों ने चार्ट डाला, इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा चार्ट डाला और बैठ गए एमपीपीएससी का, यूपीपीएससी का, ईपीएफओ का, एपीएफसी का, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल का एग्जाम देने। या मान लो शाइनी है, शाइनी मतलब अपने ऊपर बात मत लेना, एक बात कह रहा हूँ मैं, शाइनी इकोनॉमिक्स फील्ड से पूरी प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, पूरी की पूरी इंटरव्यू रूम में गई, इसने पूरे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सब बता दिया। जाने से पहले वो उससे पूछते हैं करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बताना, शाइनी डे आप, और शक्ल ताड़ रही है इंटरव्यूअर की। तो एक बार के लिए हम जानते हैं कि करंट इकोनॉमिक एडवाइजर, अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। उनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। वी अनंथा नागेश्वरन, और वी की इसमें यहां पर फुल फॉर्म है वेंकटरमन। VENKATRAMAN, वेंकटरमन। ठीक है, करंट तो जान लिया। ये है वी अनंथा नागेश्वरन। ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे कभी नहीं बताता। नंबर, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए हम ठीक है। नंबर 1 बात, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स पर। गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। नंबर 2, इनके ऊपर एक ड्यूटी होती है कि ये इकोनॉमिक सर्वे को जब प्रिपेयर कर लेते हैं बजट से एक दिन पहले, दिस इज अ रिचुअल ओनली, ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, एक ड्यूटी होती है। इसलिए मैंने कहा ना, ड्यूटी को अगर आप फेल करने से डिस्चार्ज हो तो उसमें कुछ पेनल्टी नहीं होती है। हो सकता है फटकार पड़े, डांट पड़े, बस आपने एक प्रथा तोड़ दी हो, बस ये चीज होती है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी रिचुअल को एक ब्रीच कर दो गलती से, मतलब मान लो कि आपसे कोई चीज हो गई, मंदिर में आपने कुछ गिरा दिया, तो आपको डांट पड़ेगी, ये थोड़ी ना घर वाले जान से मार देंगे आपको। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने के बाद प्रेजेंट करता है, यूनियन बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे ये भी नहीं बताता कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिसने इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करा है, ये जो बजट है, बजट अगले दिन प्रेजेंट होने वाला है। कहां प्रेजेंट होने वाला है? पार्लियामेंट के अंदर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूरा इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करके पार्लियामेंट के सामने रखता है। ये वाली बात ध्यान से सुन लेना। नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉपीज जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की कोई लायबिलिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने के वो रखेगा जाकर, कभी नहीं रखेगा, अपनी मर्जी से भी नहीं रखेगा, हमेशा पार्लियामेंट के आगे। ये आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं इसमें। बजट के बारे में हर कोई जानता है दैट इट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो टेबल्ड बिफोर द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, बिफोर बजट, एक दिन पहले। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो रैंक होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेक्रेटरी की रैंक होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी बुक वगैरह या कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन कभी नहीं बताने वाली है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है बाय डिफॉल्ट? वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी उल्टा पूछ लिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? चेयरमैन ऑफ राज्य। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एक्स ऑफिसियो, है ना, बताया था ना मैंने इसके बारे में लक्ष्मीकांत में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं ये
एक्स ऑफिसियो पूरा का पूरा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, पूरा का पूरा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं। तो भाई साहब कौन से कैडर के बारे में बात कर रहे हो आप? सवाल ये उठता है। आईईएस के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, एक्स ऑफिसियो होते हैं। मतलब क्या मतलब इसका? जो बंदा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो आईईएस सर्विस के लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस नहीं है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, बंदे तो पिछवाड़ा जैसा मुंह बनाकर बैठ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्या फायदा रहा मेरा पूरे साल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का? यूपीएससी इज जस्ट अ गैम्बलिंग, ऐसे थोड़ी ना होता सिलेक्शन, लक फैक्टर है पूरा का पूरा यूपीएससी। भाई एक्स्ट्रा मेहनत करोगे नहीं, दूसरों के पिछवाड़े चाटोगे, उनके मटेरियल को उठाते रहोगे, एक्स्ट्रा मेहनत कोई करोगे नहीं, तो लक फैक्टर ही है ना फिर तो दुनिया में हर चीज। छठा पॉइंट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है वो हेड होता है किसका? यही जो मैंने आपको तीन चीजें बताई। इकोनॉमिक डिवीजन विच वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच अल्टीमेटली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका हेड होता है। लोगों के दिमाग में होता है शायद से मंत्री होते होंगे, वो अलग चीज है। ही इज होल्डिंग द पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, जो भी है ही और शी, मतलब अभी जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं, वो अलग चीज है। इनको हेड कंसिडर करा जाता है किसका? इसका हेड कंसिडर करा जाता है इकोनॉमिक्स डिवीजन का, इसका। और पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड जो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये डिफरेंस है, बहुत कम जगह पर मिलेगा ये चीज। हाँ, अपने लिहाज से सर्च करोगे तो ठीक है इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दोगे पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो वर्ड टू वर्ड, पूरा पढ़ लो वर्ड टू वर्ड, मुझे टेस्ट दे दो बस 5 क्वेश्चंस का मेरे, जो मैं पूछूंगा मैं मान लूंगा तुम बहुत ज्ञानी हो। अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, 3 पॉइंट जो कि मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूं। 3 ट्रैप्स विच कैन बी आस्क्ड इन इकोनॉमिक सर्वे। 3 ट्रैप दे रहा हूं मैं आपको, फंसाने की चीजें जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। 3 ट्रैप दूंगा मैं आपको। पहला ट्रैप, सबसे पहले ये जान लो कि करंट अपॉइंटमेंट जो है ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट कौन सा? यूनियन कैबिनेट, उसकी एक कमेटी होती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी। ये करती है करेंटली, मैं प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं, करेंटली अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो होती है कैबिनेट की, वो अपॉइंट करती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को। अब यहीं से ट्रैप बन जाएंगे अलग अलग। तो क्या है, 1970 के दशक तक क्या होता था, 1970s तक ऑलमोस्ट जितने के जितने सारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो होते थे हमारे देश में, जो अपॉइंट होते थे, वो हमेशा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ही मेंबर होते थे, आईईएस के ही मेंबर होते थे। इसके बाद प्रक्रिया बदलती है, थोड़ी सी चेंज होती है। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे था। 2009 तक क्या होने लगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो पोजीशन थी वो बेसिकली किसी की मतलब ये इनकी जो अथॉरिटी थी वो किसी की मोहताज थी। वो किसकी मोहताज थी? यूपीएससी के अपॉइंटमेंट की। मैं आपको ट्रैप पता है क्या बता रहा हूं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज ऑलवेज अ रिटायर्ड और सर्विंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर। नहीं, कोई ऑलवेज ऑलवेज नहीं। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड, या हिज पोजीशन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन यूपीएससी अपॉइंटमेंट। बिल्कुल नहीं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। जी हां, ये सही है। समझ में आया? कोई नहीं बताने वाला ये। अब लास्ट में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या है वो फैक्ट्स?
इनको हम लिखते हैं यहां पर, ठीक है। कुछ आपको दे रहा हूं फैक्ट्स। नंबर 1, ओनली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओनली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू बिकम पीएम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दूसरा, 4 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हमारे देश से जो कि बनते हैं आरबीआई के गवर्नर्स, उनके नाम: आईजी पटेल, नंबर 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नंबर 3 बिमल जलान, कमेटी भी सुनी होगी आपने, बिमल जलान कमेटी, और लास्ट रघुराम राजन। अगला फैक्ट, ये तो हुए 4 बंदे जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे और आरबीआई के गवर्नर बने। अगला फैक्ट, तीसरा फैक्ट, 1 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू बिकम डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। एक गवर्नर होता है और एक आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर भी होता है। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो बने, ऐसे कौन से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे? उनका नाम था राकेश मोहन। करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन? वी अनंता नागेश्वरन, वेंकट रमन अनंता नागेश्वरन जी। अगर करंट ये हैं तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका नाम था जे जे अंजारिया, जे जे अंजारिया, JARIA, अंजारिया। एंड लास्ट फैक्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कैरीज नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टर्म को याद रखना, ये ट्रैप बनकर आ सकता है। इसको मुझे ट्रैप नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने बाद में प्रिपेयर करा इसको। ही और शी कैरीज नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एक बात और, एक फैक्ट और दे देता हूं। फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो जे जे अंजारिया थे, ये पंडित नेहरू जी के टाइम पर अपॉइंट हुए थे, और करंट आपको पता है मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने आपको हद से ज़्यादा फैक्ट्स बता दिए, सारे बता दिए, कोई भी नहीं छोड़ा है मैंने, कोई भी। आप पूरा इंटरनेट सर्च मार सकते हो। इसके अलावा आपको काम का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऊपर एक सिंगल ना क्वेश्चन बन सकता है, ना कोई फैक्ट मिलेगा। हाँ, पढ़ने को आप अपने शौक से पढ़ते रहो, लेकिन फिर आप यूपीएस नहीं निकाल पाओगे। आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ही पढ़ते रहो फिर। ये वाली बात याद रखना, ही और शी कैरीज नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रघुराम राजन जी ने खुद भी बात कही है अपनी किताब में। ओके, अब शुरू होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। हमने नचनिया के बारे में जान लिया कोठे पे जाने से पहले, अब कोठे पे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 हाईलाइट ये करता है, डैड ध्यान से सुनना इस लाइन को, सरकार ने ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लिए हैं। उनको लगा कि कोविड के बाद से इकोनॉमी ना ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। तो सरकार ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए। अब क्या है, जब कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं तो रिफॉर्म्स के साथ साथ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। भाई, सरकार ने कोई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं तो उसका रिटर्न कौन देगा? वो रिटर्न इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वो थोड़ा सा लैग कर गए हैं। ग्रोथ रिटर्न्स जो मिलने चाहिए तो थोड़ा सा लैग कर गए हैं। क्यों? पूरे की पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, नॉट इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ टेम्पररी शॉक्स चल रहे हैं, झटके चल रहे हैं, कुछ चीजें गड़बड़ा रही हैं। जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसी ये चीजें बाधा बांध रही है उसके अंदर, जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया की अलग अलग सरकारों की, अलग अलग इकोनॉमीज की। भारत की सरकार ने पूरा फ्यूल भर दिया है, पूरा फ्यूल रॉकेट के अंदर, लेकिन वो रॉकेट ना पीछे से अभी बस आग छोड़े जा रहा है, आग छोड़े जा रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जिस दिन लॉन्च होगा ना तो तगड़ी तरीके से फटेगा।
इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात और, इस डिकेड के अंदर 2020s के अंदर सरकार ने भले ही 3 साल का होल्ड ले लिया, 2021, 2022 एंड 2023 में अब जो होगा, मान लो 2-2.5 साल का होल्ड ले लिया, लेकिन अब हमारी सरकार ने ये फोकस करा है कि हम मीडियम टर्म ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ना, यानी कि साल 2025 तक एकदम से रॉकेट बनाने वाली ग्रोथ, इसके लिए हमने ना कुछ मैग्नेट्स लगाए हैं। डोंट वरी, ये भी सिर्फ हाइलाइट्स वाला डॉक्यूमेंट है, हम बात करेंगे मैग्नेट्स क्या हैं, व्हाट आर द मैग्नेट्स फॉर द मीडियम टर्म ग्रोथ। सेकंड चैप्टर आई थिंक यही है मैंने जो पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, यस, इंडिया की मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। ये बहुत ऑप्टिमिज्म एंड होप देंगे। तो क्या है वो सेक्टर्स वगैरह, अभी हम सस्पेंस नहीं तोड़ते हैं, अभी इसको होल्ड करके रखते हैं। ये क्या है, ये मैग्नेट जो कि खींचेंगी उसको ऊपर से, और ये हमारे लिए एक होप है कि एक बार जस्ट ये जो ग्लोबल शॉक चल रहे हैं, जो कि कोविड की वजह से भी है, और कुछ कुछ जो कमोडिटीज के जो प्राइसेस है उनके अंदर जो स्पाइक आया है 2022 में, एक बार बस ये फेड अवे हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी को रॉकेट बनने से कमिंग डिकेड के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि आप इस पूरे पैराग्राफ को एक शब्द में वाइंड अप कर सकते हो, दैट इज इंडियन इकोनॉमी करेंटली इज ऑन द मोड ऑफ कंसोलिडेशन। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने फ्यूल डाल दिया है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम लोग, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग ट्रेडिंग व्यू का काफ़ी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आज की क्लास में भी हम लोग अभी ये जो चल रहा है चैप्टर इसमें भी यूज़ करेंगे। यूएसडी INR की बात होगी इसके अंदर, इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, बिटकॉइन का नाम तो आप सबने सुना होगा। आप यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक जो अपने इकोनॉमिक्स की वो चल रही थी सीरीज़ के, जो बिटकॉइन है पूरा का पूरा वो यहाँ से यहाँ तक आया, इधर से इधर तक आया, इधर से इधर तक आ गया, लोगों की होप टूट गई। मैंने कुछ इस पॉइंट के आसपास पैसा डालना शुरू कर दिया था, मैंने, मयूर ने, अभिषेक ने, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने पैसा डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये तब तक यहाँ पर क्या कर रहा था, ये तब तक यहाँ पर क्या कर रहा था, ये एक ही जगह पर घूम रहा था। हमने पैसा डाल दिया, हमारा पैसा रॉकेट बनने को रेडी है, क्योंकि इतनी नीचे आ गया है, इतनी नीचे आ गया, हमारा पैसा रॉकेट बनने को रेडी था पूरा का पूरा। हमने जो इस जगह पर पैसा डाला या फिर इस जगह पर जहां पर भी डाला, ये उस टाइम पर पूरा का पूरा जो इसका सिनेरियो था, ये एक जगह पर घूम रहा था, ये एक जगह पर घूम रहा था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से फटा तो हमारा पैसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसी को कहते हैं मोड ऑफ कंसोलिडेशन। एक ही जगह घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह घूमता चला जा रहा है। इस जोन को कहते हैं मोड ऑफ कंसोलिडेशन। और उसके बाद जब ये यहां से फटा तो ये रॉकेट हो गया। वापस आ जाओ, यही कुछ हो रहा है इकोनॉमी के साथ। वो कह रहे बस एक बार बस ये सारी चीजें ठीक हो जाए, उसके बाद इसमें स्पाइक आएगा। सारा फ्यूल भर के डाल दिया है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पैसा भर के डाल दिया था, उसके बाद ये फटा था, बिटकॉइन फटा था। ऐसी हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ फटेगी। फटना इन द सेंस कि बेकार नहीं, मतलब एक कह रहा हूं कि रॉकेट बनेगी। अब आ जाओ पहले चैप्टर पे, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को क्लीन कर लेते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं एक बारी। चैप्टर 1 का नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, रिकवरी कंप्लीट। भाई किस चीज से रिकवरी कंप्लीट? कोविड पेंडेमिक से। कोविड पेंडेमिक से रिकवरी कंप्लीट। रिकवरी के इस एस्पेक्ट को जिसके बारे में ये बोल रहा है, चलो एक बारी देख भी लेते हैं कि सच में क्या कुछ गड़बड़ी हो गई थी क्या, कि कह रहे कि रिकवरी कंप्लीट। देख लेते हैं एक बारी। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल के अंदर, तब हम लोग ना स्टैटिक पोर्शन से सीबी सचदेवा से ये चीज़ ज़रूर जानेंगे। जैसा कि हमने रिवाइज करा था कि जीडीपी का चैप्टर हमने नेशनल इनकम जो देखा था, तो हमने करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस को देखा था, है ना।
हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे देखा जाता है। आपको बात क्लियर है ना? मैं भी हाईलाइट्स के अंदर ना वो सारी चीज़ें लाना नहीं चाह रहा। आप कहोगे कि आप ऊपर ऊपर से बता रहे हो। यार बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि एक बारी वो डॉक्यूमेंट आएगा, फिर उधर मजे आएंगे ना उसके बारे में डिटेल में बात करने के। लेकिन यहाँ पर भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी समुद्र का जो समुद्र है उसमें कूदने से पहले आपको कुछ अंदाजा ना लगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा पता लगेगा। हमने ये खैर पढ़ा था, हम इसको पढ़ेंगे भी जब एक बारी डिटेल डॉक्यूमेंट हमारे पास आने दो, विजन आई की समरी पूरी प्रॉपर आने दो। जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइसेस, इसमें तो आप लोगों को तो फाउंडेशन कोर्स वालों को तो कोई शंका नहीं है ना कि कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी की ग्रोथ को निकालते हैं? बताओ, नहीं ना? कुल मिलाकर हमारी जीडीपी 2019-20 जब कोविड नहीं आया था तो वो 3.7% पर थी। उसके बाद इतनी जोर की नीचे गिरी कोविड आने के बाद, -6.6% पे चली गई। अब चैप्टर का नाम क्या है? रिकवरी कंप्लीट। रिकवरी इन द सेंस कि एटलीस्ट 3.7% तो पहुंच गई होगी कोविड के बाद। तो देखते हैं भाई, 21-22 तो बहुत अच्छी रही, 8.7%। उसके बाद 2022-23 में 7%। ठीक है। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है आगे चलकर, ये जो एट द रेट लगा हुआ है ना, आप नीचे देख लो, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा, फाउंडेशन कोर्स वालों को, नितिन सिंघानिया से हम ये सारी टर्म्स कर चुके हैं। मयूर है ना, रिवाइज एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, प्रोविजन एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। और मैंने बोल भी दिया था आज से 4 महीने पहले कि ये टर्म्स अभी कर लो, इकोनॉमिक सर्वे में दिखेंगी, बजट में दिखेंगी तो दिक्कत नहीं देंगी। याद है ना? तो आप इसको छोड़ो, वो हम बाद में करेंगे। ये इन एस्टिमेट्स के मतलब क्या होते हैं, आप फिलहाल इन पे फोकस करो कि रिकवरी कंप्लीट है। तो भैया हाँ, रिकवरी तो कंप्लीट है, 3.7 से ऑलमोस्ट डबल ही पहुंच गई है, ऑलमोस्ट डबल ही पहुंच गई है। और अभी जो एक्सपेक्टेशन है 2023-24 में 6% टू 6.8% तक घूमेगी हमारी जीडीपी। यार ये क्या बात है कि कोविड के बाद इतनी जोर की मतलब वो फटी 8.7%, फिर ये गिरते चली जा रही है, गिरते चली जा रही है। और जब चैप्टर इतना ऑप्टिमिस्टिक है, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि हम लोग ना फ्यूचरिस्टिक सेक्टर लॉन्च करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, खेती बाड़ी पे फोकस करेंगे, इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे, पूरी दुनिया की होप है कि हम अपने नेशन को लेकर कैसे चलते हैं। तो यार ये हमारी जीडीपी बढ़ने की जगह 7% से ऊपर निकलने की जगह कम हो जाएगी। क्यों भाई साहब? मैं आपको बता रहा हूं, इस साल जो जो इंटरव्यू देखा ना, ठुकेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा क्यों बोला। आधे लॉन्डो को तो वहां जाके खबर मिलेगी जो बोर्ड मेंबर होगा उससे, अच्छा इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला है। मैंने तो देखा नहीं यार, इतना तो डिटेल में नहीं पढ़ा यार मैंने। अच्छा, आप क्या सोचते हो, इंटरव्यू रूम में लोग पहुंचने वाले क्या बहुत होशियार हो जाते हैं? उनके पीछे कोई क्या पर लगे रहते हैं? मतलब वो इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ तो क्या मतलब कलेक्टर बन गया वो पर्सन? एनालिसिस करने का किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई भागने में लगा हुआ है, इसलिए इस साइकिल में फंसा रहता है। मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं अपने दोस्तों को, 4-4 बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, एक सिंगल पीडीएफ में नाम नहीं है उनका, सिंगल पीडीएफ में नाम नहीं है। अभी मेरा लेक्चर अगर सुन रहे होंगे तो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, चले जाओ भाई। 6-6 बार तक इंटरव्यू पूछ रखे पूरे, मतलब इतना नाम होता है उनका कि हर जगह पता नहीं लोग ऐसे पागल बावले हो रखे हैं। लेकिन फायदा क्या होता है, अगले साल औकात वही है, सबके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं। क्या कोई पर लग जाते हैं किसी की कोई इंटरव्यू रूम से आते हुए? एनालिसिस करने में टाइम लगता है, वो टाइम कोई देना नहीं चाहता। निब्बे निब्बियों को अपनी मनाना हो तो देखो फिर कितना टाइम है लोगों के पास। ये चीज़ है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। हम लोग जो डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को, तो शाइनी हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि ऐसा क्या है। देखो ना शाइनी ठकुराइन, जब इकोनॉमिक सर्वे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो भाई ये ईशा कम से कम ये 7.1% तो देखिए मुझे, 1.1% की तो खुशी हो कम से कम, कितनी बढ़ेगी प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में। वो तो कह रहा है खाली गिर जाएगी। तो मैं किस बात को सच मानूं जब तुम ना मतलब बातें कर रहे हो, मतलब ये वाली चीज ना, ये 2 पिक्चर्स हमें ऐसे दिखा रही हैं। पूरे साल माँ बाप पूछ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी है, हाँ जी है, अच्छी है जी हाँ है, हो जब तुमसे पूछा कि कैसा हुआ पेपर, बहुत अच्छा हुआ, हद से ज्यादा अच्छा हुआ, सारे क्वेश्चन हो जाते थे। प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला, यार सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर पूरे साल तुम ये बातें क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, होपफुल होने की, जब तुम आखिरी टाइम पे होपलेसनेस दिखा रहे हो। तो ये सारी बातें क्या हम इसको झूठ मान लें, जो ये सारी बातें कर रहा है पैराग्राफ, ये वाली एनालिसिस। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल रखा है आपको, जो कि मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले दिखाई, दैट इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में। लेकिन डोंट वरी, अभी आप दिमाग मत लड़ाना, अभी आप सोच नहीं पाओगे।
कैसा क्यों है, वो हम पढ़ते पढ़ते सीखेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में डेप्थ एनालिसिस करी जा सकती है, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि ये ऊपर वाली बात को अगर सच माने तो फिर ये जीडीपी ग्रोथ कम क्यों हो जाएगी। पूरी 1%, भाई 1% बहुत होती है इकोनॉमी के लिए, 1% बहुत होती है इकोनॉमी के अंदर। कोई भी ना 0.% भी बहुत चीज होती है, तो 1% की बात कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर 1% जीडीपी मांगता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा 1% दे दो हमें, एजुकेशन सेक्टर की तरफ डाइवर्ट कर दो, और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे, मतलब 95% बच्चे जितने जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें से 95% बच्चे पढ़ जाएंगे। 1% इकोनॉमी के लिए बहुत होता है किसी भी चीज हो रही, तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 1% गिर जाएगी। देखते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ जो अगले साल के जो आंकड़े हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 के, वो रहने वाले हैं 2023 टू 2024 6 to 6.8%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन चल रही है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो ग्लोबली चल रही हैं, उसको देखते हुए हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन होगी। यानी कि यहां पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इकोनॉमिक शॉक्स जो है ना इतनी जल्दी थमने नहीं वाले। वैसे मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन बहुत जगह अफवाह ये भी फैली हुई है कि 2008 के बाद हमेशा ना जो ये मार्केट्स होती है ना, स्टॉक मार्केट वगैरह गिरती है, इनमें क्रैश आता है बहुत तगड़ी तरीके से। अलग अलग जो कंट्रीज के जो बैंक होते हैं, जैसे फेडरल बैंक जब भी कोई मेजर्स अनाउंस करता है, यूएसए का होता है फेडरल बैंक, जैसे हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक है जो हमारा, ऐसे यूएसए का एक फेडरल बैंक है। तो जैसे ये कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स अनाउंस करते हैं अलग जो टॉप के बैंक होते हैं हर एक कंट्री के, जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ है, जो इकोनॉमी अच्छी खासी प्रॉस्परस है, तो उसके बाद ना कभी कभार हिलती है इकोनॉमी, अच्छी अच्छी खासी तरीके से शेक होती है। तो बात ये भी चल रही है कि रिसेशन आ सकता है इस बारी वर्ल्ड के अंदर, बात चल रही है ऐसी। और ये चैप्टर बात करेगा इसके बारे में, डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी बताते चले जा रहा हूँ, ये चीज़ है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी कभी कोई भी चीज़ डेवलपमेंट ऐसी होती है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं उन सारे लोगों के लिहाज से बात कर रहा हूँ जो कि कभी भी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक सर्वे को नहीं जानते। जब भी कभी भी एकदम से आप कहोगे कि कोविड के बाद यार 8.7% बढ़ गई थी हमारी जीडीपी, और अब 6 अब हम 6% की भी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही होता है। लो आप इसको देख लो, इसने 1 साल तक नचाया, बिटकॉइन ने 1 साल तक लगभग नचाया। आप देख लो ये कहां से कहां तक नीचे आ रहा है। यहां देख लो आखिरी पॉइंट ये था 9 नवंबर 2021, देख रहे हो नीचे डेट देखो लिख कर आएगी, देखो नीचे जो चेंज हो रहे हैं ये ब्लैक कलर से नीचे देखो लिख कर आएगा इधर। ये हाई लगाया था इसने 8 या 9 नवंबर 2021 को, ठीक है। यहां पर जब हम लोगों ने पैसा डालना शुरू करा, मैंने, अभिषेक ने, इन सब ने, वो 26 नवंबर 2022, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ना, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ना। इसके बाद तो अगर ये फटना स्टार्ट हो रहा था तो ये तो बढ़ते ही चला जाता, ये यहां जाता और रुकता ही नहीं, रॉकेट बनना चला जाता यहां तक पूरा का पूरा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूं क्यों, एक मिनट रुको। आप इसको देखना जरा, मैं आपको ये पूरे ग्लोबल रियलिटीज के साथ, ये प्रूफ्स के साथ समझा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि जो लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो ये फटता चला गया, लेकिन पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से भी नहीं। जैसे मान लो कि रिकवरी हुई कोविड के बाद, 8.7% उसमें बढ़ा, 8.7% उसमें इकोनॉमी हमारी रिकवर हुई। अब इस चार्ट से इसको कंपेयर कर लो, आप भूल जाओ एक बार के लिए बिटकॉइन का चार्ट है, आप एक बार के लिए इसको इससे कंपेयर कर लो। ये ऊपर गया, ये फटते चला गया, इसने इस लेवल तक का इसने हाई बना दिया। उसके बाद आप इसी पॉइंट से इसको कंपेयर कर लो, उसके बाद ये गिरता है 7% पर, हमारी इकोनॉमी गिरती है 7% पर। 8.7 के बाद ऊपर नहीं बढ़ती चली गई, थोड़ी सी गिरी, ये आती है यहां पर, ये नीचे गिरता चला गया ऐसे करके 7% पर। अब क्या होता है, हमेशा ये थोड़ा सा थोड़ा सा मारेगा पुल बैक, और उसके बजाकर दोबारा से ग्रोथ कंटिन्यू हो जाती है। जब भी इकोनॉमी को गिरना भी होता है ना, गिरते हुए भी कभी ऐसा भी नहीं होता। देखो जैसे ये ना गिर रहा था, ये गिरता गिरता ऐसा थोड़ी ना कि सीधा एकदम से रेड पे रेड, रेड से रेड कैंडल बनती चली गई। यहां पर आप देखो ये गिर रहा था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिरा, फिर ये नीचे ऐसे ऐसे करते जा रहा है, ये ऊपर गया, ये गिरा, ये ऐसे करके चलता है जैसे इसको गिरना था। यहां से
ये यहां से गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है, एक बार के लिए ऊपर गया फिर गिरा। ऐसे ही बढ़ने के टाइम पर भी होता है, ऐसे ही दोस्तों बढ़ने के टाइम पर भी होता है कि जब ये बढ़ रहा है तो एक पुल बैक लेगा, उसके बाद ये ऊपर जाता है। यही चीज है हमारी इकोनॉमी यहां पर जो है ना, मैंने आपको एक ऊपर वर्ड मेंशन करा, कंसोलिडेशन की फेज से निकली है, कंसोलिडेशन की फेज से निकली है। तो ये जो इकोनॉमी हमारी थोड़ी सी बस क्या कर रही है, पुल बैक ले रही है, पुल बैक ले रही है, ताकि वो ग्रेटर टारगेट्स को अचीव कर सके। और ये बिल्कुल चीज हमें लाइव प्रूफ दिखाता है बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट। तो उसके बारे में ये वाली बातें हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे हमें यह भी बताता है डेट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में, पीपीपी टर्म्स में, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन मार्केट एक्सचेंज रेट्स की टर्म्स में। मार्केट एक्सचेंज रेट्स बेसिकली दोस्तों ये होते हैं क्या कि मान लो $1 जो है उसकी कीमत कितनी चल रही है एज कंपेयर टू इंडियन रुपीस, ये होते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट्स। और परचेजिंग पावर पैरिटी आप लोगों को याद होगा, मैंने किसका एग्जांपल देकर एक बास्केट बनाई थी, ठकुराइन तुम ही थे ना वो, 1,000 रुपए नहीं, मैंने प्रान्या से पूछा था आई थिंक डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर, है ना, वो बास्केट जो हमने बनाई थी। 1,000 रुपए अगर आप यूएसए में लेकर घूम रहे हो और इंडिया में लेकर घूम रहे हो तो हमारी बास्केट किसमें ज्यादा बनेगी, बताओ। बास्केट समझ गए ना, वो गुड्स इंडिया में, यूएसए में चीजें महंगी हैं, है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारी करेंसी जो इंडिया में जितना आइटम्स ला सकती है बास्केट के अंदर उतना यूएसए में नहीं आ पाएगा हमारा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डॉलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन रुपी, कह सकते हैं, बताओ। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। और इस चीज को अभी हम प्रूव भी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, फिर से हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखेंगे और अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार परचेसिंग पावर पैरिटी को देख लेते हैं, ये क्या होता है। ये रेट्स होते हैं करेंसी कन्वर्जन के, बेसिकली के आप अगर 1,000 रुपए को इतने डॉलर के अंदर अगर कन्वर्ट करवा रहे हो तो अलग अलग करेंसीज को देखते हुए, चाहे आप डॉलर को आईएनआर से जोड़ रहे हो, आप चाहे यूरो को आईएनआर से जोड़ रहे हो, आप येन को, येन करेंसी होती है आपको पता होगा जापान की, उसको आप आईएनआर के साथ जोड़ रहे हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, जो प्राइस लेवल्स के बीच में जो डिफरेंसेस आता है अलग अलग कंट्रीज में, आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो। कुल मिलाकर इसकी अंग्रेजी का मतलब ये है, 1,000 रुपए को लेकर अगर आप यूएसए जाते हो तो ज्यादा गुड्स आ पाएंगे आपके पास कि कम आ पाएंगे एज कंपेयर जितने आप इंडिया में परचेज कर सकते हो 1,000 रुपए से, जल्दी बताओ। यूएसए में क्या पाएंगे, कम आ पाएंगे। और यहीं अगर हम नेपाल चले जाएं तो ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे जितने इंडिया में आ रहे होंगे, ज्यादा आएंगे। तो बताओ हमारा 1,000 रुपया जो है उसके कंपैरिजन में यूएस डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, बताओ। स्ट्रॉन्ग है। और नेपाल की जो करेंसी है वो इस एग्जांपल के टर्म्स में स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक है। ओके, ये हाईलाइट करेगा इकोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। अभी मार्केट एक्सचेंज रेट्स वगैरह मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अपना इकोनॉमिक सर्वे आपको ये बताता है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, यानी कि हमारी इकोनॉमी को इस साल क्या क्या चीजें बढ़ाएंगी, और ये चीज हमें 2022 के किन किन चीजों से हमें होप है। मतलब भाई 2022 में कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि हम 2023 में ये बोल रहे हैं कि ये ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे हमारी इकोनॉमी के, ये इकोनॉमी को आगे आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। देखते हैं क्या। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में वो हाईएस्ट है साल 2015 से लेकर अभी तक। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बूस्ट हुई है, जिसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जितने सेक्टर्स आप गिन सकते हो जो कि प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मान लो बेसिकली, उन सब में एक अच्छी खासी बढ़ावट देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऊंचाई देखने को मिली है। और ये चीज ना साल 2015 से होने के बाद सीधा साल 2023 में जाकर हुई है, उसके फर्स्ट हाफ में। और ये 23 का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23 का मतलब ये है, ये फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी मैंने लिखा नहीं यहां पर,
अभी जैसे हम ऊपर बोल रहे थे, कंफ्यूज मत हो ना दोस्तों कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 जो है, ठीक है, हम लोग हमेशा ना ऐसे बोलते हैं 2023 टू 2024, तो उसको 24 बोल देते हैं। तो ये ऐसे ही जो आप कहोगे कि फर्स्ट हाफ 23 का हुआ ही कहाँ है, ये क्या बात कर रहा है, 2022 टू 2023, इसलिए ये पिछले साल की बात कर रहा है। ओके, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म दी गई है केपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोला गया केपेक्स, और इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, हमने बहुत डिटेल में सीबी सचदेवा से चैप्टर कर रखा है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो सबसे बड़ी बात तो बजटेड एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है लॉन्ग टर्म में जब सरकार इन्वेस्टमेंट करे, है ना। इससे होता क्या है, ये सरकार की वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं उनका क्रिएशन होता है, और सरकार के ऊपर, सर के ऊपर जो भी बर्डन की तलवार जो मंडरा रही होती है वो रिड्यूस होती है, सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटीज रिड्यूस होती है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल अच्छा है ना कि बुरा है, बताओ। न्यूट्रल इफेक्ट पैदा करेगा, बुरा इफेक्ट पैदा करेगा, अच्छे इफेक्ट पैदा करेगा? अच्छा है, लेकिन अच्छा कब है, शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, सरकार बेसिकली कोई जमीन के ऊपर खर्चा कर रही है उसको एक्वायर करने के ऊपर, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीनरी सरकार ने लगाई है, कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करे हैं, शेयर्स के अंदर सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी है, लोन्स और एडवांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट को या यूटी को दिए जाते हैं या पीएसयू को दिए जाते हैं, दूसरी पार्टीज को दिए जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लोन को या एडवांसेस को यहां पर क्यों बोला गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या पीएसयू वगैरह या दूसरी पार्टी तक जाते हैं? क्योंकि लोन से हमेशा क्या, हमने बात करी थी इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन में, अपने प्रिंसिपल अमाउंट एक तो वापस आता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, छोटी सी बात है, डिटेल में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन एक बार के लिए जान लेते हैं ये लोन्स और एडवांसेस में दोस्तों फर्क क्या होता है। लोन ना बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर एक सरकार दूसरी सरकार को दे रही है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए तो वो किससे लेगी लोन? आरबीआई से, हमारे देश की अगर हम लोग बात करें। लोन्स ना जनरली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जो एडवांसेस होते हैं ना वो बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, और इनके लिए जनरली जो देने के लिए एडवांसेस भी लोन होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, एडवांसेस भी लोन ही होते हैं। तो फिर एडवांसेस क्यों कहते हैं, इनको लोन क्यों नहीं कहते हैं, या लोन 2.0 या 1.0 क्यों नहीं कहते हैं इसको? ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, और इसको जनरली देश के जो बैंक होते हैं ना, सेंट्रल बैंक की ज्यादातर केसेस के अंदर वो दे देता है अलग अलग सेक्टर्स को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए। क्या वो ब्याज लेगा एडवांसेस में? सवाल ये है। जी हाँ लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई, ब्याज क्यों नहीं लेगा? लोन में भी ब्याज होता है और एडवांसेस में भी ब्याज होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि लोन लॉन्ग टर्म का होता है, एडवांसेस शॉर्ट टर्म के होते हैं। जनरली एडवांसेस को फाइनेंस करने वाली अथॉरिटी होती है बैंक। अभी के लिए मैंने आपको हिंट बता दी, डिटेल में बात करें, जितना जानना था इतना मैंने बता दिया यहां पर आपको, ठीक है। केपेक्स के बारे में जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का जो है पिछले साल इंक्रीज हुआ है। जब साल 2022-23 चल रहा था ना, उसके फर्स्ट 8 मंथ के अंदर ही 63.4% पहुंच गया था। तो ये अच्छी बात है ना, यानी कि सरकार, हम क्या ओवरऑल 100 बातों की बात को एक बात में वाइंड अप करके ये कहते हैं कि सरकार कुल मिलाकर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी खर्चा कर रही है। मतलब ये एक एंगल है, मैं मानता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि सरकार ने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करा है पक्का। 63.4% अगर ये आंकड़ा है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं साल 2022 में। कह सकते हैं हम, बताओ बोलो। और इसका फायदा सरकार को काफी लॉन्ग टर्म तक मिलते ही रहेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ना, प्राइवेट केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट सेक्टर का, वो भी इंक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दिखाते हैं, ये अच्छी हो गई है। अच्छी होने का मतलब क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथिंग होने का मतलब क्या होता है कि लॉस इनके कम हो गए हैं और वो प्रॉफिट के बिल्कुल इक्वल आते चल रहे हैं, और किसी किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से अब क्रेडिट फाइनेंसिंग इन कंपनीज की बढ़ गई है, मतलब बैंक वगैरह आराम से इनको लोन वगैरह दे रहे हैं,
क्योंकि आपको पता ना इन कंपनीज का भी एक स्कोर होता है। जैसे हम कस्टमरों का, हम लोगों का पे सिविल स्कोर होता है ना, हम लोग मेंटेन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से, कंपनीज का भी स्कोर होता है। बैंक वगैरह इनको पैसा देंगे, इनका भी एक स्कोर चलता है जो कि प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज इनको वो देती हैं, है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्राइवेट रेटिंग एजेंसी जो कि कंपनीज को स्कोर देती है ना, ये वाली बात 2016-15 के इकोनॉमिक सर्वे से लगातार चल रही है। इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि उन्हीं के स्कोर के बेसिस पर, उन्हीं के स्कोर के बेसिस पर इनको लोन मिलता है कंपनीज को। एक गलत न्यूज या एक गलत रेटिंग कैसे गिरा सकती है, आप अदानी को देख लो। आजकल अदानी के बारे में सब जानते हो ना, आजकल गिर रहा है तगड़ी तरीके से, 2 दिन के अंदर 1 लाख करोड़ का घाटा करा। ये चीज है। उसके बाद केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब आप देखो आप कितने फायदे में हो। आप लोगों ने मेरे साथ करा है ना सीबी सचदेवा में मल्टीप्लायर इफेक्ट। केपेक्स को हटा दो 2 मिनट के लिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट करा है ना आपने, वही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे हाईवे बना दिया सरकार ने, आज ही पैसा रिकवर हो जाएगा टोल टैक्स से, 1 ही साल के अंदर हो जाएगा, 2 साल के अंदर हो जाएगा, 5 साल के अंदर हो जाएगा, बताओ। वो कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट का माध्यम है, कॉन्टिन्यूस लगातार प्रॉफिट का माध्यम है वो हाईवे। क्योंकि मान लो 100 करोड़ रुपए लगाए, धीरे धीरे करते करते मान लेते हैं कि 10 से 15 साल तक वो 100 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद सरकार का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसलिए इसको केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा गया है। कि आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को मल्टीप्लाई जरूर करेगा। इसको पता है, इसको क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, या फिर कहीं पर भी, डोंट गो ऑन स्टॉक मार्केट ओनली, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट। समंदर में कूदने से पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सब लोगों से, बड़ा लेवल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले ये छोटी छोटी चीजें सीख लो, तो वो बच्चे जैसी चीजें बन जाएंगी। जो केपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ऐसा माना जा रहा है इट विल रिजल्ट इन एटलीस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंट्री। अब देखो ऐसा, ये क्यों लिखा हुआ है यहां पर विल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सरकार ने ये 2022 के अंदर करा है इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि जितना सरकार ने भर भर के पैसा ठूस दिया है, कितने गुना देकर जाएगा वो वापस हमें इकोनॉमी को? 4 गुना। ओके, तो ये जो पुल बैक ले रही है इकोनॉमी 8.7 से 7%, 6%, ये लॉन्ग टर्म में क्या बढ़ सकती है बताओ? बोलो। 4 गुना बढ़ेगी। अब इकोनॉमिक सर्वे ना यहां पर एक बात और करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी बात है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जो सरकार की साइड से, प्राइवेट की साइड से हुआ, जिसको प्राइवेट केपेक्स कहा गया या नॉर्मल केपेक्स कह लो आप, वो सरकार वाला होता है, ये ना लास्ट 2 बजट्स में भी पोर्ट्रे है ये चीज। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज सपोर्टेड बाय इंक्रीज इन केपेक्स बजट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए सरकार ने बजट एलोकेशन लास्ट 2 बजट में बढ़ाई है, और सरकार की स्पेंडिंग ना बहुत अच्छे खासे रेट पे चल रही है। दूसरी, बॉयंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, यानी कि बॉयंट का मतलब यहां पर ही है, यहां पर हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के और जीएसटी कलेक्शन के। और सरकार ने इसके लिए क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करी है, जैसे जैसे देश में नेशनल इनकम या आउटपुट बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोग टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर। हालांकि हमने टैक्स वाला चैप्टर अभी करा नहीं है अपने नितिन सिंघानिया से और जीबी सचदेवा से, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बताया था, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द टैक्सेस। अगर मतलब मान लो ये जो पर्सन है, इसकी इनकम 100 है, एक पर्सन है, इसकी इनकम 100 है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको टैक्स अभी देना पड़ रहा है 10 रुपए, तो अगर इसकी इनकम 200 रुपए हो जाए और टैक्स बढ़कर 20 रुपए हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स। ये क्यों टैक्स बढ़ा इसके ऊपर 10 से 20 रुपए क्यों होगा? क्योंकि इसकी क्या बढ़ी है? क्या बढ़ी है? इनकम बढ़ी है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा पिकअप हो रही है। ये भी कहना है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भाई ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना,
अगर केपेक्स बढ़ी है सरकार की, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी तो बढ़े होंगे ना सर, शायनी है ना, क्योंकि मेजरली सरकार स्पेंड कहाँ करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर, तो रोजगार तो क्रिएट हुए होंगे ना, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी बढ़ा है। काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से शहरों के अंदर जो बेरोजगारी थी, जो उसका रेट था, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो डिक्लाइनिंग फेज पर चला गया है, जो कि अच्छी बात है। एंड देयर इज अ फास्टर नेट रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपको जो जितनी सैलरी मिलती है, मैंने आपको बताया था, वो पूरी लिखी तो उतनी जाती है कि आपको उतनी मिल रही है, लेकिन ऑन हैंड या इन हैंड आपको उतनी नहीं मिलती है पूरी। वो सरकार सेव कर रही होती है आपके लिए। कब आपको देती है वो? रिटायरमेंट के टाइम पर। या तो आप एक साथ ले लो, या फिर उसकी क्या बंधवा लो, हर एक महीने की पेंशन। इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? ईपीएफओ। ईपीएफओ किसके अंडर आता है? यूपीएससी के अंदर, और इसी का पेपर होता है। और इसी ईपीएफओ के अंदर हायर पोस्ट क्या होती है? एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और इसी के एग्जाम होते हैं, विच आर वेरी इजी एग्जाम। प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है इसमें, नो मेंस। हम एक बार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को जानते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। वर्किंग पर्सन कितने हैं, या फिर ऐसे लोग दोज हु आर सीकिंग वर्क या अवेलेबल फॉर वर्क इन द आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। वर्किंग लोग कितने हैं, कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और कितने लोग अगर काम अवेलेबल है तो वो लोग भी अवेलेबल है। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। डिटेल में जानेंगे बाद में। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था पिछले सितंबर 2022 में, मतलब अभी जो गया है, मतलब पिछले साल सितंबर 2022 में 4 साल से सबसे कम पर था, 7.2%। अच्छी बात है कि बुरी बात है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छी बात है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है लास्ट ईयर वो 40.1% था, लेकिन साल 2022 में वो 41.6% हो गया। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है यार, पार्टिसिपेशन रेट ना। और दोनों का है कंबाइंड, रूरल और अर्बन। हम अभी बात करते हैं ग्लोबल शॉक सोर्स के बारे में, पहले साइड की चीजें निपटा लें। एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए पैसा भी काफी ज्यादा आया है। जनवरी से नवंबर 2022 तक 30.6% ऑन एन एवरेज एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए सरकार ने पैसा लगाया है। कैसे लगाया है, किस फॉर्म में लगाया है, ये एमएसएमई होता क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, माइक्रो वाले कौन से, मीडियम वाले कौन से, इसकी देखेंगे, स्मॉल वाले कौन से, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे हम बाद में। रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का हमने पूरे चैप्टर करा था नितिन सिकानिया से, आपको पता होना चाहिए। मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर नहीं है ना, फाउंडेशन कोर्स वालों का, मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, अगर आपको वो सारी चीज़ें टिप्स पे नहीं है, आपने वो सुना था, आप क्लासेस में मेरे साथ बैठे थे, सुबह आते थे, शाम को आते थे, और आप उनको भूल गए हो, आपको याद भी नहीं आ रहा कि इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क होता है, तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप भूल जाओ, और यकीन नहीं आता तो बैठ के देख लेना, 2023 में बैठ जाओ, जब 2026 तक भी लगातार लेते रहो, आपकी हालत वही रहेगी जो अभी है, अगर आपको ये चीज़ें अभी भी याद नहीं आ रही हैं तो। मैं फाउंडेशन कोर्स वालों से कह रहा हूँ, डोंट वरी, हम इनको रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी तक आपके टिप्स पर होना चाहिए था। अब आप बैठ के ये सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन से कैसे अलग होती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और ये क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और ये प्रपोर्शनल इंक्रीज इन टैक्सेस का मतलब क्या होता है, तो भैया आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप चाहे 10 साल और देते रहना एग्जाम, ये शो करता है कि डैट यू आर नॉट सीरियस, और आपकी कंसोलिडेशन पावर नहीं है। समझाने वाला तो मैं क्या, आप छोड़ दो मेरे कोर्स को, आप कहीं और चले जाओ, कोई भी समझा देगा आपको। समझाने में तो दिक्कत होती नहीं ना, ऑन द स्पॉट तो हर कोई समझ लेता है। गोबर थोड़ी ना खाते हो, रोटी तो खाते हो, तो समझ में तो आ ही जाएगा। उसको सही, उसको 6-6 महीने की इन्फॉर्मेशन को संभाल के कैसे रखोगे दिमाग के अंदर, ये आईएएस बनने की निशानी होती है। समझ तो हर कोई लेगा, गोबर थोड़ी ना खा रहा है कोई, रोटी खा रहा है। ऑन द स्पॉट हर किसी को हर चीज समझ में आ जाती है, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे 1 लाख किसी और लोगों से पढ़ लो। रिटेल इन्फ्लेशन,
ये आरबीआई के टारगेट के अंदर फिर से आ चुकी है, 2 to 6% अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। हमने डिस्कस करा था मयूर शाइनी इसको, कि आरबीआई के रेंज के अंदर रखने की कोशिश करती है, इन्फ्लेशन को कोशिश करती है कि वहां तक आ जाए। वेरी गुड। इन नवंबर 2022 आफ्टर 10 मंथ्स, हम दोबारा पढ़ेंगे इनके बारे में, डोंट वरी, हम पूरा देखेंगे। इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस कैसी रही है? इसने अच्छे से परफॉर्म करा है एज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज अप्रैल से दिसंबर 2022 तक, ठीक है। और आउटलुक की बात करें 2023-24 में कैसी रह सकती है इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है। कैसे? सॉल्यूशन देख लो इसके, और हम इन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सरकार का प्लान है क्या, क्या बोला चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सरकार के साथ डिस्कस करके। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट करा जाएगा। ये पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या शाइनी? क्या नेटफ्लिक्स और ये इंस्टाग्राम और इन सबको बूस्ट करेगा? नहीं ना, गवर्नमेंट चीजें, गवर्नमेंट की जो होंगी वो चीजें। और सरकार कुछ कुछ मेजर्स भी लेगी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। हमारे देश में अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, आप प्रीवियस मेंस के क्वेश्चन देखो, पैटर्न देखो, मैंने इकोनॉमिक्स के स्टैटिक सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत बार आपको ये वाली बात बताई है। शाइनी आपको याद होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, पहले एक बार क्लियर करता हूं मैं। जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड है, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूट ये करता है जीडीपी के अंदर, सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर करता है। और जबकि चाइना का फायदा यह है कि चाइना सेकेंडरी सेक्टर के माध्यम से एक इकोनॉमिक पावर अच्छी खासी बन रहा है, और हमारा यही सेक्टर साइडलाइन है, डिक्लाइनिंग फेज में रहता है या कंसोलिडेशन मोड में रहता है। आज तक इसकी समस्या हल नहीं हो पा रही है। इतने सारे इकोनॉमिक सर्वे लगातार, साल 2015 से इकोनॉमिक सर्वे, हर एक इकोनॉमिक सर्वे आप चाहे उठाकर देख लो उसको, उसके बारे में बात करता है कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को इंक्रीज करना ही करना है, हमें बूस्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या शाइनी? कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? सेकेंडरी। तो हम इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी जानेंगे, जैसे हर इकोनॉमिक सर्वे बातें करते हैं कि क्या सरकार के इस साल के लिए क्या चीजें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट करेंगे। और प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज ने जो बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्वे को ऐसे से बढ़ाया जाए, क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? सेकेंडरी सेक्टर ने कुछ अच्छा परफॉर्म करा है क्या? वो जीडीपी पे थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा है क्या? इसको भी हम देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब हम एक बारी इसके बारे में बात करते हैं जरा। पहले एक बार इसको देखते हैं। हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, कहां गया? हाँ, बॉयंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन। ये सीजीए का सोर्स है। सीजीए कौन होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। वो डोंट वरी, वो किसने सोर्स दिया क्या नहीं दिया वो छोड़ो। ऐसे तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हर एक पेज के अंदर हजारों सोर्सेज होते हैं, वो तो बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये एक सरकारी सोर्स है। अब यहां पर आप देखो, ये लैक्स करोड़ में बात हो रही है। जीएसटी जो सबसे पहले जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है? इन लाख करोड़। अप्रैल से नवंबर तक का डेटा ये, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। कितने महीने का ये? कितने महीने का है? 8 महीने का है, और अलग अलग साल का है। मतलब जिस भी साल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21, तो वो इन्हीं मंथ को लेकर चल रहा है इसमें, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने हमें ये डेटा दिया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखते हैं। हमें इससे कुछ नहीं जानना, 22, 23 जो भी, हमें आखिरी देखनी है क्या बड़ी है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। देखते हैं क्वेश्चन। देखो आप ना, प्रीवियस ईयर चाहे उठाकर देख लो, 2013 से 12 से क्वेश्चन उठाकर देख लो, जब से पैटर्न बदला था, यूपीएससी ने सिलेबस चेंज करा था अपना। आप ये उठाकर देख लो क्वेश्चन, वो हमेशा आपसे पूछते हैं कि क्या ये चीज कभी भी कंसिस्टेंटली बढ़ी है, कंसिस्टेंटली गिरी है। यू इकोनॉमी में कभी भी, और इंडियन इकोनॉमी में कभी भी कुछ कंसिस्टेंटली नहीं होता। मैंने अभी आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाया ना, गिरना भी होगा ना तो एक बारी ऊपर जाके फिर गिरता है, नीचे से उठना भी होगा ना तो पुल बैक लेकर फिर उठता है। अभी जैसे ये इतने टाइम के बाद, 1 साल के बाद बढ़ना शुरू हुआ है चार्ट, ये ठीक है। ये बढ़ता क्यों नहीं चला जा रहा? पुल बैक जरूरी होता है, हर चीज को इकोनॉमी के अंदर पुल बैक जरूरी होता है। अब जैसे इसको गिरना ही था, मैंने आपको बताया
इसको गिरना ही था, ये लगातार गिरते क्यों नहीं चला गया? ऊपर गया, ये फिर गिरा, फिर ऊपर गया, ये फिर गिरा, ये फिर ऊपर गया और उसके बाद गिरा। ये बढ़ता क्यों नहीं चला जा रहा? बढ़ा, ये यहां पर जा रहा है और अब ये यहां से ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़े टाइम के बाद ऊपर आएगा, फिर ये ऐसे करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। ये हर किसी का एक नेचर है। ये भी किस चीज का चार्ट है? ये भी तो इकोनॉमी का ही तो चार्ट है। ये कोई आलतू फालतू चार्ट थोड़ी ना है, ये क्रिप्टो इकोनॉमी का चार्ट है। अगर हम लोग देखें 2019 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, इसको देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.4 से 5.6 गया। मैं ना एक बारी आपके लिए ना ऊपर बनाता हूँ इसको, ठीक है? मतलब मैं नीचे पढ़ते चलूंगा और ऊपर बनाते चलूंगा, तो आप देख लेना एक बारी पैटर्न क्या है। 5.4 से लेकर साल 2019 से लेकर 5.6 किया, ये 4.2 पे गिरता है, 7 पे गया, 8.7। सबसे पहला मुझे आंसर दो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज बीन कॉन्टिन्यूसली ऑन द राइज इन द इकोनॉमी। जल्दी बताओ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग इन द इकोनॉमी फ्रॉम द लास्ट 5 years। जल्दी बताओ। फॉल्स। और यही क्वेश्चन बताओ मिसबा, ये पूछता नहीं है ऐसे लास्ट 5 year, लास्ट 4 year, लास्ट 3 year, करता है ना ऐसा यूपीएससी हमेशा इकोनॉमी के क्वेश्चंस में। यही होता है ट्रेंड वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट उठाएगा इससे क्वेश्चन। इसी अगर ये क्वेश्चन बनाना होगा ना, इसी डायग्राम से उठाएगा। ये डायग्राम विजन ने नहीं बनाया, इकोनॉमिक सर्वे से लिया है ये डायग्राम इन्होंने। और इसने क्यों दिया है? यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत अलग बेसिस पे होते हैं, लोग समझ में नहीं पाते उन्हें। काउंट कर लो ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, यही पूछता है वो लास्ट 5 year। लेकिन हमें अब यहां पर क्या एक एनालिसिस करनी है, बस ये करनी है, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ी है? बढ़ी है, बढ़ी है 7 से 8.7। और ये 8.7 याद रखना, ये नंबर याद रखना 8.7। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नंबर को याद रखना। उसके बाद आगे देखते हैं जीएसटी कलेक्शन। मैं अगेन यहां पर बना रहा हूं 7.8 से 8.1, 6.7, 9.4, 11.9। जीएसटी कलेक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हुई है, ट्रू और फॉल्स? जीएसटी कलेक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यहां गिरी भी है, यहां गिरी भी है। जीएसटी कलेक्शन प्रीवियस साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ी है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 11.9 को आप याद रखना, थोड़ा सा छुप गया है, दिखा देता हूं। 11.9 को याद रखना, ये बढ़ी है, ये नंबर को याद रखना। अब लास्ट एनालिसिस, मतलब इसी डायग्राम की लास्ट एनालिसिस, ये क्या है, इसको मिटाते हैं 1 मिनट के लिए। बस देखते ही, बस एक चीज़ और नोट कर लेना आप लोग अपने अपने सोर्सेस में। हमारे पास, सरकार के पास प्राइमरी सोर्स ऑफ, अगर खर्चा करना हो तो रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स टैक्स होता है ना, टैक्स होता है ना। ज़्यादातर कलेक्शन किससे हुई है इस डायग्राम को देखकर बता दो? जीएसटी से कि डायरेक्ट टैक्स से? जीएसटी से। क्या अगर मैं जीएसटी का नाम चेंज करके ये बोल दूं कि सरकार को ज़्यादातर रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होता है, तो सही होगा या गलत होगा स्टेटमेंट? सही होगा। बस यही समझाना चाह रहा था। यहां पर बस एक अपने आप नोट्स में ऐड कर लेना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे लॉयल तरीके से एक बात बता दो, इकोनॉमिक सर्वे जैसा मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सबके पल्ले पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ या कोई चीज़ समझ में ही ना आ रही हो? बताओ। और क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक बार सीबी सचदेवा, तुम तो चुप ही रहो शाइनी पे, एम ए करके आ गई और उसके बाद एटीट्यूड भागी भागी, बताओ मुझे ये समझ में आ रहा है? मतलब सीबी सचदेवा, ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक बार सीबी सचदेवा, नितिन सिंघानिया रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद और अच्छे से हो पाएगा। लेकिन फिर भी अभी अगर इकोनॉमिक सर्वे को जो देखा आपने लेक्चर में, कुछ दिक्कत तो नहीं लगी? पहले बताओ। ऐसे अगर हम लोग उसको लेकर चले ईशा ठकुराइन, तो सही रहेगा जैद? पक्का? एनी सजेशन?
कुछ चेंजेस चाहते हो इन लेक्चर्स में? मैं जहां तक कंटेंट प्रिपेयर कर सकता था उतना प्रिपेयर करा है मैंने। और कुछ चाहते हो तो बताओ। और जितनी टर्म समझ में नहीं आ रही है वो हम समझ लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाईलाइट्स हैं, ये हाईलाइट्स हैं। समुंदर का अगर पहला किनारा कवर करना है, पहला चैप्टर, तो मैंने उसका पूरा दे दिया आपको, पूरी मशीनरी दे दी है। इसके बाद भी बोट ना चला पाओ तो उसी चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। तो चुल्लू भर क्या, वहां पर तो पूरा का पूरा वही है, समंदर ही है, उसी में डूब के मर जाना। एक चीज और करते हैं, ये हमें बोल रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना पूरी की पूरी रेडी है, बस उसको कुछ ना जो ग्लोबल शॉक्स हैं वो रोक रहे हैं उसको। तो भाई साहब क्या है ये ग्लोबल शॉक्स जो रोक रहे हैं इकोनॉमी को, जो इस प्रकार से इकोनॉमी को कंसोलिडेट करवा रहे हैं, क्यों नहीं ऊपर जाने दे रहे उसे? ये कंसोलिडेशन मोड में इकोनॉमी क्यों है, देखते हैं। सबसे पहला कोविड 19 का जो पेंडेमिक था, इसकी वजह से इफेक्ट क्या आया था? इसने ग्लोबल आउटपुट को ना, जो जितना मतलब मान लो ग्लोबल प्रोडक्शन को ना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उतनी जितनी नहीं हो पा रही। इकोनॉमिक सर्वे ना एक दुखड़ा गा रहा है अपना कि उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी, बस हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे ऑप्टिमिस्टिक है, इस चीज को लेकर कह रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो 2019 से पहले, जो 2020 से पहले थी। उसके बाद रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चला, तो इसका क्या इफेक्ट निकला था? पूरी दुनिया के अंदर महंगाई काफी ज्यादा बढ़ा दी इस युद्ध ने। ठीक है, दूसरा शॉक। तीसरा शॉक मैंने बताया ना आपको, सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो पॉलिसी रेट को हाइक करने में लगे हुए, जिसकी वजह से एक अफवाह ये चल रही है पूरी दुनिया के अंदर कि अच्छा खासा रिसेशन या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश फिर से आ सकता है। इसको कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। पॉलिसी रेट्स को कब करना, मतलब वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यही सारे। और ये बात क्या है, आप कहोगे ये कैसे शॉक हो सकता है? ये एक सेंट्रल बैंक नहीं, टॉप इकोनॉमीज के G20 इकोनॉमीज बहुत प्रॉस्परस मानी जाती है, G7 G20। डू यू एग्री? डू यू एग्री? वो सारे सेंट्रल बैंक लगे हुए हैं इस चीज को करने में। इसकी वजह से हुआ क्या है, बहुत सारी करेंसीज अलग अलग देशों की ना वो डेप्रिशिएट कर गई हैं, वो उतनी क्या कहते हैं स्ट्रांग नहीं रही हैं एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर काफी ज्यादा एप्रिशिएट करके है। कैसे कह सकते हैं इसको? लाइव प्रूफ दिखाता हूं। ये जो करेंसी के जो चार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलेंगे। ये यहां पर ये जो करेंसी है ना, अगर हम पता लगाते हैं, मुझे एक बात बताओ शाइनी, अगर हम ये कह रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है ये ज्यादा मजबूत बन गया है एज कंपेयर टू दूसरी करेंसीज, तो क्या हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, अभी हम जो डिस्कस कर रहे ठकुराइन हमने, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी तो हमें यही दिखाता है ना। और मुझे एक बात बताओ, अगर हमें शाइनी यूएस डॉलर को कंपेयर करना है कि वो मजबूत बना है कि नहीं बना है, हम इसको कौन सी करेंसी के साथ देखें एक बारी, अगर अपने देश की बात कर रहे हैं तो आईएनआर। तो एक पेयर देख लेते हैं, यूएसडी आईएनआर। क्या ये वाली बात आपको जम रही है? अगर मैं यहां पर ऐसे करके एक गैप मार दूं, यूएसडी आईएनआर जम रही है आपको बात? है ना कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी कितना स्ट्रेंथन हुआ है, वीक हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वीक हुआ है। देख लेते हैं। अब देखो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, यूएसडी आईएनआर, ये आ गया। यूएस डॉलर इंडियन रुपी। ओपन कर दें ईशा सिंह इस चार्ट को। ये देखो, एक साल पहले 2022 इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, 21 न्यू ईयर से ही मान लेते हैं, 22 का 27, 3 जनवरी, ठीक है। ये मैंने एक लाइन मारी है, 31 दिसंबर 2021। यहां से लेकर देखना जरा, ये ना यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। ये चार्ट का बढ़ना मतलब ऊपर जाना, मतलब अगर इस वाले, अगर आप ट्रेडिंग चार्ट्स को देखो, अगर इसका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता चला जा रहा है और दूसरी कंट्री वीक होती चली जा रही है। हमने यहां पर किसका चार्ट खोला है? यूएसडी आईएनआर, मतलब
हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये चार्ट जितना ऊपर जाएगा ये क्या बताएगा आपको शाइनी, कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और इंडियन रुपी क्या होता जा रहा है, वीक। देखो क्या हुआ है, कैसा दिख रहा है इसका ट्रेंड आपको? ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा गिरता हुआ कि बढ़ता हुआ? बढ़ता हुआ। ये चीज क्या शो कर रहा है कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी क्या हो गया है, वीक हो गया। बस यही बोल रहा है, ये तीसरा शॉक है। अब यहां पर वो बहुत करेंसीज की बात कर रहा था, लेकिन हम क्यों हम इंडियन रुपी को देखेंगे ना भाई। हम क्या, आप लोग क्या बहुत सारी करेंसीज लेकर घूमते हो जेब में क्या? इंडियन रुपी को तो लेकर चलते हो। यही है उसका चार्ट बस। और ये बैकग्राउंड में आप देख लो, पीछे लिखा हो देखो यूएसडी आईएनआर। अच्छे से समझ में आया सबको इकोनॉमिक सर्वे? बताओ, मतलब ये जो भी ओवरव्यू मैंने दिया है, कुछ चीज छोड़ी तो नहीं हमने? नहीं। सब लोग कंफर्टेबल, सही लगा? तो इस डिस्कशन में 200 बुला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।